नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों प्लीज़ जैसे आप हमें समर्थन दे रहे हैं, जैसे हमें हमारा मोटिवेट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे मोटिवेट करते रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि इसका लाभ और लोगों तक भी पहुँच सके। दोस्तों जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है अपना राजस्थान में वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता, तो अपन इसका सेकंड पार्ट आज चालू कर रहे हैं। पहला पार्ट अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं वन्य और वन्य जीव पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन जैसे धीरे धीरे इसके अंदर कमी आती गई, इस संसाधनों में कमी आती गई, वैसे वैसे केंद्र को सोचने में मजबूर होना पड़ा और 42 संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ अपन देखते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें कि देखिए राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है, तो इसके ऊपर अभ्यारण्य का और वनस्पति का उस जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ अगर अपन देखें कि जब वन संसाधन होंगे तो वन्य जीव भी होंगे, और वन्य जीव होंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, उन संसाधन को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार भी किया जाता है। तो अपन देखें, पहले अगर अपन देखें इसके संदर्भ में कि देखिए राज्य में सबसे पहले 1901 में टॉक में वन अधिनियम बना, और 1910 में जोधपुर में क्या बना था, शिकार एक्ट। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है वैसे एग्जाम्स के। पुराने ज़माने में जब सर्व शिक्षा अभियान आया था और 3rd ग्रेड की भर्ती होती थी, तब उस तरीके से खोद के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ज़्यादातर क्या ऊपर से ही और मेनली कॉमन क्वेश्चन ही और कॉमन चीज़ें ही पूछे जाती हैं, बट फिर भी उस टाइम के अंदर जब सर्व शिक्षा अभियान आया था 50-50 हज़ार टीचर्स की भर्ती होती, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो राजस्थान में 1901 में टॉक में वन अधिनियम बना, और 1900 जोधपुर रियासत में सबसे पहले क्या बना, शिकार एक्ट बना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ अपन देखिए राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 हैं। 3 कौन कौन से, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर, दूसरा केवला, जिसे अपन घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, और तीसरा 2012 में जिसको अपन कहते हैं कौन सा, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन देखें वन्य जीव अभयारण्य 27 हैं। इसमें कई किताबों में 26 है, कई किताबों में 27 है। इसके अंतर्गत दर्रा और मुकुंदरा को कई जगह अलग अलग दिखा रखा है, लेकिन उद्योग प्रसार अधिकारी, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2018 के एग्जाम में पूछा गया कि राज्य में कितने अभयारण्य हैं, और ऑप्शन दे रखा था 27। तो इसके अंदर 27 को बिल्कुल सही माना गया है, इसीलिए मैंने आपको 27 लिखाए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है कि कितने हैं, तो 27 ऑप्शन दे रखा है और 27 को ही सही माना है, इसलिए अपन यहाँ पे 27 ही करेंगे। कंजर्वेशन सेंटर 14 है। अगर अपन देखें पूरे राजस्थान में जो कंजर्वेशन सेंटर हैं वो कितने हैं, 14 हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, अर्थात देखिए राजस्थान में 33 जिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जिलों के अंदर आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो अपन देखें कि कुल जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र होते हैं, जहाँ शिकार करना, वे स्थान जहाँ शिकार करना वर्जित होता है, मना होता है, वहाँ वो शिकार नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देखें, पहला सबसे बड़ा जो है संवत्सर कोटसर चूरू जिले में है, तो सबसे बड़ा क्या है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। दूसरा सबसे छोटा जो है कनक सागर दुगारी, कहाँ पर है, बूंदी के अंदर भी है, ये एक अभ्यारण्य भी है। और अगर अपन देखें सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, तो वो कहाँ है, जोधपुर में, लगभग 7 हैं। तो अपन को ये ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र और जोधपुर, सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर चूरू, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी सबसे छोटा है। आइए अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि अलग अलग अभयारण्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए एक तो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान और एक होते हैं अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान पर जो पूंजी होती है वो सरकार की लगी होती है। दूसरी बात, अभयारण्य और
राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा सा अंतर ये भी होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में कुछ विशेष वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षित किया जाता है। अभ्यारण्य के अंदर भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो कंसंट्रेशन और डेंसिटी की बात होती है वो अपन राष्ट्रीय उद्यान में करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राष्ट्रीय उद्यान सीधा ही इसमें जो क्या करता है, केंद्र अपना पैसा लगाता है और वे केंद्र के अधीन होते हैं, जबकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राज्य के अधीन होते हैं और राज्य की ही पूंजी उसके अंतर्गत लगी होती है और उनके रख रखाव का दायित्व भी किसका होता है, राज्य का होता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। आइए अब अपन प्रमुख प्रमुख अभ्यारण्य देखें या राष्ट्रीय उद्यान देखें, तो अपन बात करते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अगर अपन देखें 1955 में बना, 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो देखें अपन, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन, रणथंभौर। रणथंभौर की बात करें तो इसको अपन लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं, क्योंकि भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया और लेकिन रणथंभौर में 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया। तो ये एक तरीके से उसके समय के साथ ही एक तरीके से चालू हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि बाघों का जो घर है उसको अपन क्या कहते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और लैंड ऑफ टाइगर कह रहे हैं। अब मैं यहीं पर उनकी चर्चा कर देता हूं जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है, सूत्रधार हैं। तो देखिए जोधपुर निवासी कैलाश सांकला, जिन्होंने क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया और उनकी किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर और द टाइगर। ये इनकी क्या है, किताब है कैलाश सांकला की, और कैलाश सांकला के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में देखें तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के गुना है, कहाँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मध्य प्रदेश के गुना अभ्यारण्य से इसको क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। दूसरी बात, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही वह उद्यान है जहां पर अरावली और विंध्याचल की श्रेणियां आपस में आकर मिलती हैं। तो यहाँ अभी अपन इसको कह सकते हैं कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गुना अभ्यारण्य से इसको रणथंभौर को जोड़कर एक क्या बना रहे हैं, टाइगर ट्रायंगल या ट्राइगल अपन कह सकते हैं कि टाइगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको अपन काफ़ी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी एक्सटेंड करने की योजना चल रही है। इसके अलावा देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो है ये सवाई माधोपुर में हमीर के किले के अंदर स्थित है, और यहाँ पर आप जाएंगे तो उस अभ्यारण्य के अंदर ही क्या है कि यहाँ पर एक त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर है, और यहाँ अपन देखें कुछ छोटे छोटे तालाब हैं, और वैसे अपन देखें वैसे ये पूरी तरह से टाइगर को समर्पित है। यहाँ घड़ियाल भी मिलते हैं, और इसके अलावा फिर अपन यहाँ पर देखें कि यहाँ संग्रहालय भी है, किसका, रणथंभौर जो राजा हमीर का है उस महल का संग्रहालय भी है। तो ये बेसिकली रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की कुछ विशेषताएं हैं जो कई बार पूछी जाती हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान भारत राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी बात करते हैं अपन केवलादेव की। देखिए केवलादेव जो काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में फेमस है ये केवलादेव जो है उसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बेसिकली जो ये है ये एक तरीके से पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और अगर अपन देखें इसको केवलादेव या घना कहते हैं, घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यहाँ अगर अपन देखें तो देखिए बेसिकली यहाँ क्या है, साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से आते हैं, रशिया वाले पार्ट से आते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी है। दूसरी बात, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, सलीम अली इंटरप्रिटेशन जोन है यहाँ पर। इसके अलावा अपन बात करें एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कहते हैं केवलादेव को, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इस अभ्यारण्य को, इस राष्ट्रीय उद्यान को। और यहाँ अगर अपन देखें कि देखें राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसे 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो 1985 में यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। अभी भी एकमात्र ये अभ्यारण्य ही है जिसको ऐसी सूची में स्थान दिया गया है। इसके अलावा देखिए रामसर स्थल है विश्व, देखिए ईरान के अंदर एक शहर है रामसर स्थल। आप क्या कहते हैं रामसर स्थल ईरान में, क्योंकि जो आर्य इनका प्रसार तो वहीं था, और इस्लाम से पहले भी अगर अपन देखें जो अरब कंट्रीज थे
वो क्या करते, बेसिकली हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को ही मानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है एक तरीके से, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, रामसर स्थल। अब अपन देखें कि देखिए विश्व की आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर के अंतर्गत सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमियाँ वे होती हैं जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो अपन देखें विश्व के आर्द्र भूमि, नम भूमि, वेटलैंड्स को बचाने के लिए ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और केवलादेव को उसके अंदर क्या गया, रामसर स्थल चुना गया 1981 के अंदर ही। तो ये क्या है, एक राजस्थान की पहली ऐसी साइट है जिसे रामसर स्थल चुना गया। राजस्थान में 2 ही हैं, एक केवलादेव, दूसरा है सांभरजी। तो ये अपन इसके बाद करते हैं केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नवीन राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा, इसको अपन कह सकते हैं मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अब देखिए मुकुंदरा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अपन देखें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और ये चित्तौड़ का जो भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है ये इससे लिंक है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ कितने जिले आते हैं, 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। अब मुकुंदरा हिल्स की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखिए मुकुंदरा हिल्स की अपन देखें कि ये बेसिकली झालरापाटन और कोटा के बीच में स्थित एक क्षेत्र है जिसको अपन कहते हैं कि जर्रा की पहाड़ियाँ और झालरापाटन की पहाड़ियाँ वो इंक्लूड है इसके अंदर। और यहीं पर एक गागरोनी तोता मिलता है, अपन देते हैं गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में, और यहीं पर एक गागरोनी तोता मिलता है जिसको हीरामन तोता कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं, और उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीटा, अर्थात गागरोनी तोते का नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीटा। तो यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट अभी चालू किया गया है बेसिकली। तो देखा जाए तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब अपन आते हैं, तो ये तो एक चीज़ से अपन देखें कि इस तरीके के अभ्यारण्य जो बेसिकली 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब अपन छोटे छोटे कर लेते हैं। देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले के अंदर स्थित है, परवन नदी पर है, और ये किसके लिए फेमस है, सांपों की शरण स्थली है। तो इसको अपन कहते हैं सर्प, जैसे मैंने बता भी रखा है एक तरीके से। तो 12 शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में परवन नदी पर स्थित सांपों की शरण स्थली है। उसके बाद आ जाते हैं अपन जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य का सूत्र है KBC। कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, K से कोटा, B से बूंदी और C से अपन देखें तो चित्तौड़। तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में क्या है, जवाहर सागर अभ्यारण्य। और अपन जानते हैं कोटा जिले के अंदर जवाहर सागर बांध है चंबल नदी के ऊपर, तो ये बेसिकली उसी तरीके के क्षेत्र है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य ये किसके लिए, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो K से कोटा, B से बूंदी और C से चित्तौड़। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सीता माता अभ्यारण्य। देखिए सीता माता अभ्यारण्य कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। देखिए इसका जो सूत्र है याद करने का, CPU, कंप्यूटर में होता है ना CPU, C से चित्तौड़, P से प्रतापगढ़ और U से उदयपुर। तो CPU, C से चित्तौड़, P से प्रतापगढ़, U से उदयपुर। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो क्या है, सागवान वन वाला है। राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। जाखम नदी वाला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। फिर अगर अपन यहाँ पर देखें कि देखिए यहाँ पर उड़न गिलहरी जो मिलती है, उड़न गिलहरी, और इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं मशोवा, जो महुआ वृक्ष की कोटर में क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। तो बेसिकली ये सीता माता का अभ्यारण्य। और ऐसी किंवदंती है कि वनवास के टाइम में सीता माता ने यहीं पर क्या कहते हैं अपने पुत्रों को लव और कुश को जन्म दिया था, क्योंकि यहाँ अच्छा जहाँ जो गर्म पानी के झरने हैं उनका नाम लव और कुश झरने भी, प्रपात भी रखा गया है। ऐसी एक किंवदंती इसके बारे में कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य का एकमात्र सागवान वन वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, जाखम नदी वाला अभ्यारण्य और उड़न गिलहरी वाला अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अपन रावली टाड़गढ़। रावली टाड़गढ़ देखें, इसका सूत्र है RPA। R से राजसमंद, P से पाली, A से अजमेर। और वैसे RPA का मतलब है राजस्थान पुलिस अकादमी। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकेडमी या राजस्थान पुलिस अकादमी। तो रावली टाड़गढ़, अजमेर,
पाली और राजसमंद। अजमेर, पाली और राजसमंद, ये एरो भी बना रखा है ताकि इस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, अजमेर, पाली, राजसमंद जो रीछ और जरखों के लिए फेमस है। राज्य का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो क्या है, तीनों संभागों में फैला हुआ है। राजसमंद उदयपुर में आ गया, अजमेर एक खुद संभाग है। और अगर अपन देखें तो पाली अपन देखें तो पाली किस में आता है, मारवाड़ संभाग में, जोधपुर संभाग में आता है। तो राज्य का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जो तीनों संभागों में स्थित है और बेसिकली रीछ और जरखों के लिए ये फेमस है ज़्यादातर। नेक्स्ट आ जाते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ आप जानते हैं महाराणा प्रताप का राज्य प्रतीक, महाराणा प्रताप के जन्म स्थल वो अपन कहते ही हैं। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य, इसका जो सूत्र है वो है UPR, U से उदयपुर, P से पाली, R से राजसमंद। देखिए मैंने लिखा रखा है उदयपुर, राजसमंद और पाली, ये जो इसका एरिया मैंने बना रखा है, ये जो एरिया है वो कुंभलगढ़ अभयारण्य है। और कुंभलगढ़ आप जानते हो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सूत्र है UPR, U से ऊपर, अर्थात अपन इसको ये भी कहते हैं ऊपर, U से ऊपर PR, तो इसको अपन ये भी कहते हैं ऊपर भी कह सकते हैं या UPR याद कर लो आप। तो U से उदयपुर, P से पाली और R से राजसमंद। और कुंभलगढ़ अभयारण्य की अपन बात करें, देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें तो बेसिकली एरिया है, लेकिन रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर आएंगे ऐसे। लेकिन अगर अपन इतिहास को भी जोड़ेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है क्षेत्र, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है निम्न ये अभयारण्य स्थित है, 3 जिले दे देगा, 3 में से कोई एक दे देगा और बाकी को हटा देगा, या कहेगा निम्न ये अभयारण्य स्थित नहीं है तो उसके बाद फिर 3 दे देगा और 1 हटा देगा। तो ये अपन को ऐसे बेसिकली ध्यान में रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सीता माता अभयारण्य पूछा हुआ है कि राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य या राज्य का सांगवान वाला अभयारण्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान पे भी क्वेश्चन आया हुआ है जो इसमें लिपिक में आया था फर्स्ट पेपर के अंदर कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 2012 के अंदर दिया गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार सन भी ओरिएंटेड पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर सन की इंपॉर्टेंस ही कम होती है, उसमें मिलने वाली जीवों की या उसकी कुछ विशेषताएं अलग होती हैं। उसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसको कहते तो राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए भेजा गया है सेंटर में, लेकिन इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला, इसको मान्यता नहीं मिली है। इसके देखिए अपन देखें यहाँ आकल फॉसिल पार्क है, आकल वुड फॉसिल पार्क, जो प्राचीन जो जुरासिक प्रीहिस्टोरिक युग की जो चट्टानें जो दब गई थी उसके अंदर जीवों के जो अवशेष, जो पेड़ वनस्पति दब गई थी उसमें जीवों के अवशेष मिलते हैं। और ये जो उसके अंदर कहाँ है, आकल गाँव के अंदर जैसलमेर में, वहाँ मिलते हैं। यहीं पर देखें सेवण घास, मैंने लिख रखा है आपको सेवण घास, और राज्य पक्षी गोडावन मिलता है। सेवण घास में गोडावन अपने अंडे देता है इसलिए, और सर्वाधिक जो गोडावन भी हैं वो जैसलमेर के अंतर्गत स्थित हैं। राज्य में सर्वाधिक जो गोडावन है, हालांकि इनकी संख्या सरकार डिस्क्लोज नहीं करती है और कहते हैं कि विलुप्ति की कगार पर है, पर सर्वाधिक जो गोडावन है वो कहाँ है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन सी शरण स्थली है, सेवण घास। सेवण घास को अपन जानते हैं कर चुके हैं, लेसियूरस सिडिकुस या स्थानीय भाषा में लीलोड़ कहते हैं इसको। अब आ जाते हैं अपन, अब देखें सिरस्का अभयारण्य। सिरस्का अभयारण्य की अपन बात करें, अलवर जिले में क्रास्का या काकावाड़ी पहाड़ी पर स्थित टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से। और यहाँ पे जब बाघ गायब हो गए थे तो बाघों को री इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर किया गया था हवाई जहाज के द्वारा। अलवर जिले के अंदर स्थित है। और अपन देखें कि एक अगर देखें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर बोर एक ऐसा टाइगर रिजर्व आ गया जो सबसे छोटा अभयारण्य भी है। अब अपन देखें जयपुर में जमुआ रामगढ़, नाहरगढ़, देखिए ये क्या है, छोटे अभयारण्य है। नाहरगढ़ को पहला, राज्य का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर, ध्यान दीजिएगा, भालू अभयारण्य मैं कह रहा हूँ, राज्य का पहला बियर रेस्क्यू, बचाव, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, तो राज्य का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़। ठीक है, आपको देखते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन, देखिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। सीधा नाम है चंबल, तो चंबल नदी के ऊपर है। 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के संदर्भ में इसमें 5 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा। धौलपुर, करौली,
सवाई धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा। तो राज्य की दृष्टि से मतलब जिलों की दृष्टि से सर्वाधिक जो बड़ा है वो क्या है, अपन देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 3 राज्यों में, 5 राजस्थान के जिलों के अंतर्गत। और किसके लिए फेमस है, घड़ियालों के लिए फेमस है, घड़ियालों की प्रजनन स्थली है। और वैसे अपन देखते हैं ये कैसा एरिया है, डांग प्रभावित एरिया भी कहलाता है। अब इसके अलावा अपन देखें इसमें जलीय जीव गांगेसूस भी मिलता है इसके अंतर्गत, किसके अंदर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अब इसके अलावा अपन छोटे छोटे देख लेते हैं, जैसे धौलपुर के अंदर केसर बाग और हाँ देखिए केसर बाग आ गया, और वन विहार, केसर बाग, वन विहार, रामसागर, ये सारे के सारे अभ्यारण्य किसके अंदर हैं, धौलपुर में है। भैंसरोडगढ़ आप जानते ही हैं कहाँ पर है, चित्तौड़, और किसके लिए फेमस है, घड़ियालों के लिए। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर अपन देखें कनक सागर अभ्यारण्य, कनक सागर अभ्यारण्य दुगारी, बूंदी में, ठीक है। इसकी देखें ये एक, वैसे देखा जाए कनक सागर अभ्यारण्य ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, लेकिन यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इसको माना टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर के बाद अगर इसके अलावा कहीं टाइगर मिलते थे तो कनक सागर अभ्यारण्य दुगारी, बूंदी में मिलते थे। तो ऐसा इसलिए कहा जाता था, लेकिन वास्तविक रूप में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद अपन देखें ताल छापर अभ्यारण्य। देखिए ताल छापर अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें तो ये चूरू जिले के अंतर्गत स्थित है। राज्य में काले मृग, जो काले मृगों का लिए प्रसिद्ध और सर्वाधिक संख्या काले मृगों वाला अभ्यारण्य कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी कुरजा भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत काल में, इसके एक नाम है ताल छापर, इसको कहते हैं छापर द्रोणमुख, अर्थात द्रोणाचार्य। महाभारत काल में पांडवों के कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनकी भी क्या है, तपोस्थली रही है यहाँ पे। कोई कहते हैं उसको जन्मस्थली भी रही है, लेकिन द्रोणाचार्य का क्षेत्र रहा है। और काले मृगों के लिए और कुरजा पक्षी के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंतर्गत स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए ये एक खास महत्वपूर्ण जो अपने अभ्यारण्य थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और है बंद बारेठा, जिसको अपन कहते हैं, ये भी भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, कुकुंद नदी के अंदर स्थित है, कुकुंद नदी पर स्थित है। ये भी बंद बारेठा अभ्यारण्य है। तो यहाँ अपन को ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे अभ्यारण्य जो कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन जो फेमस ज़्यादातर अभ्यारण्य वो अपन ने आज डिस्कस किए हैं। अब अपन कुछ जीव डिस्कस करते हैं जो राजस्थान के संदर्भ में। तो पहला है, इससे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, मृगवन कर लेते हैं अपन। राज्य के मृगवन, हाउ मेनी, 7। राज्य में कितने मृगवन है, 7 मृगवन है। पहला अपन देखें दुर्ग मृगवन कहाँ है, चित्तौड़। और ये 1965 में बना, 1965 से 69। तो राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन दुर्ग मृगवन। उसके बाद फिर अपन देखें पंचकुंड मृगवन, ये कहाँ है, पुष्कर। और पुष्कर कहाँ है आप जानते ही हैं, अजमेर में। नेक्स्ट तीसरा अपन देखें सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर। तीसरा अपन देखें फुलवारी की नाल उदयपुर। चौथा अपन देखें संजय उद्यान शाहपुरा
NH8 जयपुर। पांचवा अशोक विहार मृगवन, ये भी कहाँ है? जयपुर। छठा 1 2 3 4 5 6 और 7वां है सबसे नवीन जो है अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो हम ये कहते हैं 7 मृगवन है और सबसे नवीन तो ये 7 मृगवन हैं जिनके लिए फेमस है। दुर्ग मृगवन चित्तौड़ के अंदर है, सबसे प्राचीन 1965-69 के अंदर बना। पंचकुंड मृगवन पुष्कर अजमेर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ जो मृगवन है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है और सज्जनगढ़ मृगवन भी है। और ये अपन देखें उदयपुर में बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। ये मृगवन भी है और अभ्यारण्य भी है और मानसी और वाकल नदियों का उद्गम केंद्र भी है। नाल का मतलब समझते हो कि अरावली में स्थित सकरे और तंग रस्तों को क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। इसी को अपन भारत में दर्रे, इंग्लिश में पासेस कहते हैं। ठीक है। और अगर अपन जैसे देखें कि 2 सकड़ा नदियों का जो 2 सकड़ियाँ समुद्रों का जो क्षेत्र था उसको अपन क्या कहते हैं? जल संधि कह सकते हैं। तो ये एक अलग अलग भूगोल के संदर्भ में प्रयुक्त, अलग अलग स्थानों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्दावली है। फुलवारी की नाल का मतलब होता है दर्रा। संजय उद्यान शाहपुरा NH8 पर है। NH8 मतलब दिल्ली से मुंबई। और उसके बाद फिर अपन देखें अशोक विहार मृगवन जयपुर में है, जो अपने सेक्रेटरीट के पास में है, ये बिल्कुल सचिवालय में। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर जो सबसे नवीन मृगवन है। अमृता देवी को आप जानते हैं 28 अगस्त 1730 जोधपुर के अंतर्गत जो सबसे बड़ा वनों को बचाने के लिए एक प्रयास हुआ जिसमें लगभग 400 के आसपास 350 से 400 के आसपास लोग शहीद हुए, उसका जो नेतृत्व करी थी वो अमृता देवी कर रही थी। इसीलिए वहाँ पे शहीद मेला भी लगता है माघ शुक्ल दशमी को। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। और वैसे जो अमृता देवी मृगवन है वो खेजड़ली है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ये वानिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर किसी संस्था को देते हैं तो 1 लाख रुपया और अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो 50,000 रुपये दिया जाता है। तो वानिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है। इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है एक तरीके से, मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन कुछ स्पेशल वन्य जीवों को डिस्कस करते हैं जो कई बार पूछे गए हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। अब देखें अपन, तो पहला अपन देखते हैं गोडावण। अभी देखिए गोडावण क्या है, इसको अपन देखें राज्य पक्षी, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्रायोटीस नाइग्रीसेप्स, इसको अपन कहते हैं। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा 1980 में डाक टिकट। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसका एक उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और महाराष्ट्र अपन देखें कि इसका जो उपनाम है गोडावण का, उसका एक उपनाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अन्य नाम है हुकना, गुधनमेर, माल मोरली, सोहन चिड़िया, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसके? तो हम देखते हैं हुकना, गुधनमेर, माल मोरडी, सोहन चिड़िया, माल मोरडी,
सोहन चिड़िया कहते हैं ये क्या है, एक शर्मीला किस्म का पक्षी। ठीक है, और इसके जो प्रजनन केंद्र वो अपन देखें तो कौन कौन से हैं। सौकलिया कहाँ है, अजमेर। शौरसन कहाँ है, बारा। और एक है जैसलमेर, इसके अंदर अपन कह सकते हैं सेवण घास। तो ये इसके प्रजनन केंद्र हैं। तो अपन देखें, राज्य पक्षी गोडावन, वैज्ञानिक नाम कराओटीज नाइग्रिसेप्स। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। 1980 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। फिर अपन देखते हैं कि इसका उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और इसके अन्य में हुकना, गुदनमेर, मालमोड़ी, सोनचिड़िया। ठीक है, शर्मीला किस्म का थोड़ा सा पक्षी कहते हैं। और प्रजनन केंद्र है सौकलिया, अजमेर, सौरसन, बारा और सेवण घास। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ कि क्योंकि जोधपुर में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मिलता है, और सेवण घास भी इसकी प्रजनन स्थली भी है। सेवण घास जी इसकी शरण स्थली भी है एक तरीके से। और ये वन टाइम के अंदर कहते हैं कि इसके बारे में ये प्रचलित है कि एक बार में एक ही अंडा देता है ये एक तरीके से। तो ये इसके लिए कुछ फेमस तथ्य हैं, कई बार इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, अब देखते हैं अपन चिंकारा। इसका नाम है गजेला। ये क्या है, एंटीलोप प्रजाति का हिरन। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का हिरन है। और इसको अपन कहते हैं कि 1983 में इसे राज्य पशु का दर्जा वन्य जीव श्रेणी में दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं ऊंट। 30 जून 2014 में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा, और 19 सितंबर 2000 अधिसूचना जारी हुई। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिकारा वैज्ञानिक नाम है गजेला एंटीलोप प्रजाति का हिरन है। 1983 में से राज्य पशु का दर्जा दिया गया, और किस श्रेणी में दिया गया, वन्य जीव श्रेणी में। क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, क्योंकि दो राज्य पशु हो गए हैं। ऊंट 30 जून 2014 को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ऊँटों की संख्या तिली से कम होने लगी, और हमारे एक विशेष धार्मिक संप्रदाय में ऊँटों की बलि दी जाती थी, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो उससे ऊँटों की संख्या कम हुई, इसलिए 30 जून 2014 को पशुधन श्रेणी में इसको ऊँट को दर्जा दिया गया, और 19 सितंबर 2014 में इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो राज्य में 2 राज्य पशु हैं, एक तो चिकारा है और एक ऊँट है। एक है चिकारा वाद्य यंत्र है, लेकिन ये क्या है, चिंकारा है। और जयपुर में जो आर्मी के लोगों को क्या किया जाता है, रियायती दरों पर जो सामान उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो किसी कॉमर्शियल चाहे किसी प्रकार का सामान हो, तो उनको उसके लिए कैंटीन खुली हुई है, उसको कहते हैं चिंकारा, जो आपके सिंधी कैमरे से आते हैं और बनी पार्क वाले एरिया के अंतर्गत स्थित है ये। ठीक है, तो मेनली लेकिन क्या है, ये चिंकारा है और इसका नाम है गजेला एंटीलोप प्रजाति का हिरन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो देखें राज्य का पहला
पहला भालू अभयारण्य, पहला भालू अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, सुंधा माता। सुंधा माता एक रोपवे भी है बेसिकली, और ये है कहाँ, जालौर जिले में, जालौर और सिरोही, जालौर और सिरोही जिले में से राज्य का पहला भालू अभयारण्य। अब आप कहोगे साहब नाहरगढ़ क्या है, तो नाहरगढ़ क्या है, नाहरगढ़ पहला बियर रेस्क्यू सेंटर है, अर्थात राज्य का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़, ठीक है। और राज्य का पहला भालू अभयारण्य सुंधा माता, बियर रेस्क्यू सेंटर भालू को बचाने के लिए स्थापित किया गया सेंटर, और भालू अभयारण्य सुंधा माता जालौर सिरोही, जिसके अंदर इसको स्टार्टिंग से ही रखा गया है, शुरू से संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं। इसके बाद अपन देखें राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, मोर, ओवोक्रिटेटस इसका नाम है, और यह अपन देखें राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है, सर्वाधिक पूछ ले तो जोधपुर, न्यूनतम चित्तौड़, तो ये अपन को याद में रखना है। इसके अलावा अपन देखें गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर, गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर जोड़बीड़, गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर जोड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर। तो दोस्तों ये अपन ने आज राजस्थान के अंदर वनस्पति और वन्य जीव वाला क्षेत्र किया। कल अपन इसके अंदर जैव विविधता वाला करेंगे। टॉपिक बड़ा है तो अपन एक साथ पूरा नहीं करना चाहते, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है बेसिकली, और ख़ास चीज़ों पे ही फोकस करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर ज़रा तबीयत से, ठीक है। चाहे 2-3 कदम ही चलो पर तबीयत से चलो। अर्थात कहने का मतलब है कि चाहे प्रयास थोड़ा ही करो, लेकिन प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमने कोशिश की या हम पढ़े। लाइफ में इफ़ बट की कोई जगह नहीं है, ठीक है। या तो यस या नो, इसी में लाइफ चलती है। जो इफ़ बट में रहते हैं वो फिर परेशान रहते हैं ज़्यादातर, वो कभी अपने आप से जस्टिस नहीं कर पाते। तो हमेशा अपने आप की देखें कि कोई भी काम करना है तो निर्भय और निडर होकर करोगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। और डरे डरे से हाँ आधे बुझे आधे जले तो करेंगे तो सक्सेस में दिक्कत आएगी, या हो सकता है कि आप खुद फ्रस्ट्रेशन हो जाए या नकारात्मकता में चले जाएं। तो उन चीज़ों से बचना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कोई भी काम करें तो निर्भय और निडर होकर करें, सफलता मिलेगी। अभी अपन जानते हैं कोरोना से पीड़ित चल रहा है पूरा संसार, तो थोड़ी सी भर्तियों में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप मान के चलिए 2021 में अगर भर्तियां खुलेंगी तो बम्पर खुलेंगी, और एक स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 5 या 6 अवसर होंगे एक ही साल के अंदर राज्य में फार्म अप्लाई करने के लिए। इतना मैं आपसे कहता हूँ। तो अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बना के रखें। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, बोरिंग हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स कम कर दें और दूसरी चीज़ों में अपने आप को कर दें, लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंसी से लगी रहनी चाहिए, क्योंकि करत अभ्यास हो जड़ में तो हो तो सुजान। तो लगातार अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास ही इंसान को पारंगत बनाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।